और देखिए होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव इस वक्त चरम पर है। लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन जारी है और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन आमने सामने आ चुके हैं। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि नाकेबंदी जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो बमबारी भी हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यह दबाव की रणनीति है या फिर जंग की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है, और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं, जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। अमेरिका को डर है कि ईरान तेजी से वेपन ग्रेड की स्तर की ओर बढ़ रहा है, और अगर बातचीत नहीं होती, निगरानी नहीं होती है, तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक विकल्प, परमाणु ताकत का इस्तेमाल, और फिर अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सवाल है कि अगर बातचीत ही नहीं होगी तो क्या अगला कदम परमाणु धमाका होगा? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कार्ड की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका काफी डरा हुआ है? क्या अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने के लिए आखिरी कदम उठाएगा? क्या दुनिया एक और हिरोशिमा नागासाकी जैसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? Do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. लेकिन इस जंग की आग सिर्फ होर्मुज़ तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का सैन्य अभ्यास चीन को खटक रहा है। यानी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ खड़े देश हैं। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल सिर्फ दो साझेदार एक साथ दिख रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि यूरोप ने भी इस युद्ध से हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ ईरान भले ही युद्ध में अकेला खड़ा दिख रहा है, लेकिन चीन और रूस बैकडोर से ईरान के साथ खड़े हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला कदम क्या होगा? होर्मुज़ में सीधा सैन्य टकराव, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले और अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और फिर इजराइल की एंट्री और पूरे मिडिल ईस्ट में आग। ऐसे इजराइल अभी लेबनान के मोर्चे पर फंसा हुआ है। सीज फायर के बाद भी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल के ड्रोन लेबनान के ऊपर मंडरा रहे हैं और ड्रोन में लगे लाउड स्पीकर के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन रुका नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों को सीधे ईरान से जोड़ता है। यानी होर्मुज़ में जंग भड़की तो इजराइल भी इस लड़ाई में कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट का फुल स्केल वॉर। अभी होर्मुज़ पर सबसे बड़ा टकराव है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। दक्षिण सागर में भी चीन और अमेरिका के बीच नया तनाव पैदा हो गया है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Would you have enough certain But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अगले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जला सकती है? तो तस्वीर अब और साफ हो रही है। बातचीत कमजोर, टकराव मजबूत और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं।
अब बस एक ट्रिगर, एक मिसाइल या एक गलत फैसला और परमाणु बटन दब सकता है। तो देखिए, इन भयंकर तस्वीरों के बाद अब दुनिया भी चाहती है कि जल्द से जल्द बातचीत हो और ये सब कुछ खत्म हो। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट के सामने कई तस्वीरें सामने आई हैं, हालात की गंभीरता जो दिखाती हैं। ओमान के मुसंदम इलाके से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में आप देखिए, समंदर में बड़ी संख्या में जहाज नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते हॉर्मुज़ में शिपिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस स्ट्रेट से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई होती है। ऐसे में यहां पर ट्रैफिक रुकने से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो देखिए, जंग के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट खाड़ी देशों के लिए गले की हड्डी बन गया है। ईरानी कंट्रोल के चलते कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर जो असर पड़ा है, उसने खाड़ी देशों को वैकल्पिक मार्ग सोचने के लिए अब मजबूर कर दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये पूरा मैप आप नक्शे के जरिए समझने की कोशिश यहां पर करिए। ये इराक है, इजराइल आपने यहां पर देखा, जॉर्डन यहां पर आपने देखा, भूमध्य सागर, फिर लाल सागर और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और लाल सागर, ये दो ही रास्ते हैं जहां से तेल का आयात निर्यात होता है। उसमें भी सबसे ज्यादा तेल का आयात निर्यात इस क्षेत्र से होता है। ये ईरान का बॉर्डर आप यहां पर देख रहे हैं, यूएई यहां पर है, इसके अलावा कतर यहां पर है, सऊदी अरब है। अब ये तमाम देश सोच रहे हैं कि अब इस रास्ते के अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है जहां पर सब कुछ यहां पर किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को हम आपको दिखाते हैं। इसके जरिए सऊदी अरब सीधे लाल सागर से क्रूड की सप्लाई यहां पर करता है। तो आप देखिए, अब जो ईस्ट वेस्ट जो लाइन बनाने की यहां पर बात आ रही थी, वो हम यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे विस्तार की तैयारी यहां पर हो रही है ताकि रास्ता और सुगम बनाया जा सके। इसके अलावा यूएई की अबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन फिर आती है। इसके जरिए ओमान की खाड़ी से सप्लाई चेन खुलती है। अब इराक की किरकुक सेहान पाइपलाइन, ये तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर तक जाती है और वहां से तेल सप्लाई होती है। फिर आता है ओमान पोर्ट, यानी कि दुख्म पोर्ट, दुख्म सलाला जैसे बंदरगाह भी यहां पर मौजूद है। अब आप फिर से एक बार नक्शे के जरिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो मौजूदा रास्ता है वो एकमात्र यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसको हम कहते हैं। बार बार इसका जिक्र आपने इतने दिन में आप समझ भी गए होंगे कि आखिर इसकी अहमियत पूरे विश्व के लिए कितनी ज्यादा यहां पर है। अब इसके अलावा कौन सा रास्ता हो सकता है? तो इसके अलावा आप देखिए, एक रास्ता जो बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेबनान, इजराइल भी इसके लिए विकल्प यहां पर खोज रहा है। तो इसके लिए यहां पर बकायदा एक अलग सी चेन तैयार करने की कोशिश है। अब देखिए, इराक तुर्की पाइपलाइन, ये लंबाई इसकी होगी 970 किलोमीटर और तुर्की से निकलकर ये इराक तक पहुंचेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इराक से निकलकर तुर्की तक पहुंचेगा और वहां से इस रास्ते से होते हुए फिर आप आराम से जो तेल है वो और देशों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा आप देखिए, लाल सागर के पास यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब का पूरा नक्शा आप यहां पर देख रहे हैं, यह है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरब का फोकस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ध्यान हटे, यानी कि उस रास्ते को छोड़ दिया जाए तो इस रास्ते को हम तैयार कर ले। अब ये कहां तक पहुंचेगा? देखिए, कतर से यहां से तेल आएगा और ये जाएगा सीधे लाल सागर तक। लेकिन खतरा यहां भी कम नहीं है। अब लाल सागर आप जब उसकी बात करते हैं तो यहां पर हूथी लगातार, देखिए हूथी लगातार सक्रिय हैं और उनसे बचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, इसी के लिए तमाम जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो यहां पर खोजने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल है कि क्या ईरान में कोई ऐसा जनरल है? तो देखिए, उसको भी हम यहां पर डिस्क्राइब आपको करेंगे। लेकिन फिलहाल जो नक्शा आपने देखा, ये तमाम वैकल्पिक रास्ते हैं जो हमने आपको यहां पर बताए और दिखाए। तो देखिए, इन वैकल्पिक रास्तों की अपनी चुनौतियां भी यहां पर है। अब पहली चुनौती क्या है इसमें आप यहां पर समझिए। ये है लाल सागर का एरिया, पूरा लाल सागर का एरिया आपने देखा, यहां पर हूथी हैं। लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि यहां पर इनकी सुरक्षा कौन करेगा? यहां पर यमन का क्षेत्र आता है। यमन यानी कि यहां से अगर कोई भी शिप जाता है तो उस पर सीधा अटैक ये हूथी कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा परिवहन लागत और बीमा का खर्चा भी बढ़ेगा, यानी कि चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इकोनॉमिकली भी हर चीज को महंगा कर सकता है, तेल को महंगा कर सकता है, क्योंकि ये पूरा जो रास्ता आप यहां पर देख रहे हैं, इसके अलावा भी जितने रास्ते आप यहां पर देख रहे हैं, चाहे इराक तुर्की पाइपलाइन हो या फिर सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हो या फिर यूएई फुजैरा पाइपलाइन हो या फिर ओमान पोर्ट, ये तमाम वैकल्पिक रास्ते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद यहां पर तैयार किए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये सब बहुत ज्यादा खर्चीले और महंगे होंगे और फिर सुरक्षा का रास्ता भी तो आपको तैयार करना है। सुरक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर आ सकती है कि आखिर इन जहाजों को यहां से सुरक्षा कौन देगा। एक बार फिर से आप यहां पर डिटेल से समझिए। अभी मौजूदा रास्ता कौन सा है? ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। लेकिन ये तमाम पाइपलाइंस डेवलप होने में अभी समय भी लगेगा, अभी तुरंत नहीं हुई है। लेकिन जब तक ये डेवलप होंगी, डेवलपमेंट के बाद आप देखिए, ये है लाल सागर। यहां से भी दुनिया का 10 से 20% तेल आया जाया करता है, लेकिन हूथी उसमें बार बार आक्रमण कर देते हैं। अगर इस रास्ते को भी यहां पर चुना जाएगा और अगर ये पाइपलाइन भी यहां पर जाएगी तो आप देखिए, इसका जुड़ाव यहां पर सीधे लाल सागर से, यानी कभी भी हूथी इस पर
आक्रमण कर सकता है। इसके अलावा भी वो जो रूट है इराक तुर्की का जो रूट है, उस पर भी वहां पर इराक में बहुत सारे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स है, वो इस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इसीलिए लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इसी को लेकर कि आखिर सुरक्षा फिर कैसे यहां पर सुनिश्चित की जाएगी।